बच्चों, हम लोग ज्वालामुखी से परिचित हो चुके हैं। ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ज्वालामुखी के कौन कौन से कारण हैं। आज हम लोग जानेंगे ज्वालामुखीयता किसे कहेंगे और ज्वालामुखी के क्या क्या प्रकार हैं, और उसके बाद हम लोग इसको वितरण को समझेंगे कि इसका वितरण किन किन जगहों में है। तो पहले इसको हम लोग देख लें कि ज्वालामुखीयता कहते किसे हैं। ज्वालामुखी तो जान ही रहे हैं कि ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर से आया हुआ सारा पदार्थ होता है, और ज्वालामुखी क्रिया तथा इससे संबंधित सभी अभिक्रियाओं को ज्वालामुखीयता कहा जाता है। ज्वालामुखीयता बहुत ही बृहद कार्य है, यानी ज्वालामुखी विस्फोट होने से लेकर के आकृति निर्माण तक सारी अभिक्रियाओं को ज्वालामुखीयता के तहत रखा जाता है। ज्वालामुखी देखा जाए तो प्रकृति के लिए एक सुरक्षा वाल्व का काम करता है, इसलिए कहा भी जाता है कि पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी है। तो ज्वालामुखी कैसे है, क्योंकि पृथ्वी के भीतर का तापक्रम जो है इसको क्या करता है कि बैलेंस कर देता है, तो इसको कहा जाता है पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व। इस तरह से अब हम लोग देखेंगे ज्वालामुखी के प्रकार को। तो ज्वालामुखी का प्रकार जो है वो कौन कौन सा है, इसके भी कई आधार हैं। ज्वालामुखी के प्रकार के कई आधार हैं। जितने भी भूगोलविद हैं इसको कई आधारों पर विभाजित करते हैं, उसमें हम लोग मुख्य को जानेंगे। तो ज्वालामुखी का जो मुख्य आधार है वह है उद्भेदन की प्रकृति, यानी ज्वालामुखी जो आ रहा है उसकी प्रकृति कैसी है। उद्भेदन की प्रकृति के अनुसार। दूसरा हो जाता है विस्फोट जो हो रहा है ज्वालामुखी के द्वारा, विस्फोट की आवृत्ति कैसी है, विस्फोट की आवृत्ति के अनुसार। और तीसरा हो जाता है उद्भेदन का आकृति, आकृति में बनावट, उसके अनुसार। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये और भी कोई आधार हो सकते हैं, लेकिन मुख्य ये आधार है। अब उसके बाद उद्भेदन की प्रकृति के अनुसार पर अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो यहाँ पर पहला हो जाता है हमारा केंद्र उद्भेदन। केंद्र उद्भेदन ज्वालामुखी। अब इसमें क्या होता है, ये नाम से ही पता चल रहा है केंद्र उद्भेदन, यानी वैसा ज्वालामुखी जो छिद्र के माध्यम से, जैसे कोई होल के माध्यम से तब यहाँ से ज्वालामुखी विस्फोटित होती है, तो इसको कहा जाता है केंद्र उद्भेदन ज्वालामुखी। अब यहाँ से ये एक छिद्र होगा जिसके माध्यम से क्या होगा, मैग्मा लावा के रूप में बाहर आकर के और ऐसे विस्तारित होगा। तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है कि ये केंद्र उद्भेदन ज्वालामुखी है। अब देखते हैं हम लोग दरारी उद्भेदन से जो ज्वालामुखी बनेगा उसको। दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी। अब ये क्या रहेगा, तो हमारे पृथ्वी में जब कभी दो प्लेट आते हैं तो उनके बीच का जो पोर्शन बनता है उसमें दरार उत्पन्न होता है, तो वो दरार क्या करता है कि वहाँ पर कमज़ोर भूमि हो जाती है। तो वैसी स्थिति में वो दरारी उद्भेदन के द्वारा भी ज्वालामुखी पैदा होता है। हम लोग इस चीज़ को पीछे वाले वीडियो में जान चुके हैं कि कैसे प्लेट्स आपस में मिलते हैं, उस समय किस तरह से वहाँ पर कमज़ोर भूमि हो जाती है। तो उसी तरह से इसको मान लिया जाए कि ये हमारा एक कोई प्लेट है और इसमें कोई दरार आ गया। दरार आने से क्या होगा कि वहाँ पर कमज़ोर भूमि हुई, तो निश्चित नीचे का जो विस्फोट होगा वो मैग्मा का और क्या होगा, लावा के रूप में विस्तारित होने लगेगा। तो इन क्षेत्रों में जो लावा का विस्तार होगा उससे बनेगा
पठार का निर्माण होता है। तो केंद्र उद्भेदन से जब कभी भी होगा तो तेज विस्फोट होगा और ऊंचे उससे पहाड़ बनेंगे, यानी पहाड़ सी आकृति बनेगी, शंकुआकार आकृति। और दरारी उद्भेदन में क्या होगा कि वो पठार या मैदान का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से उद्भेदन की प्रकृति जो है ये दो ही माध्यम से होता है, या तो केंद्र के माध्यम से आएगा या दरार के। तो इसको हम लोग जाने। अब हम लोग देखते हैं विस्फोट की आवृत्ति के अनुसार। तो विस्फोट की आवृत्ति कैसी है उस अनुसार में 3 भाग हैं इसके। पहला हो जाता है सक्रिय, जिसको एक्टिव कहा जाता है, सक्रिय। दूसरा है सुषुप्त, सुषुप्त या प्रसुप्त, डॉर्मेंट कहा जाता है इंग्लिश में। और ये हो गया शांत या मृत, ये एक्सटिंक्ट है। तो वैसी स्थिति में अब हम लोग देखते हैं, नाम से ही पता लग रहा है सक्रिय, सुषुप्त, शांत। अब इस पर विचार करते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी को हम लोग ये कह सकते हैं कि जहाँ से लगातार जो ज्वालामुखी पदार्थ है, ज्वालामुखी पदार्थ में हम लोग जान ही रहे हैं जलवाष्प होगा, गैसें होंगी, राख होगा, लावा होगा और अन्य चट्टानें। तो वो सारा कुछ लगातार जहाँ से निकलता रहे, उद्गारित होता रहे, उसको कहा जाता है सक्रिय ज्वालामुखी। हो सकता है कि बहुत अधिक तेज विस्फोट के साथ ज्वालामुखी आए, या फिर धीरे धीरे भी उसमें से गैसें रिसती रहें, या फिर जलवाष्प निकलता रहे, धुआं निकलता रहे, उसको सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत माना जाता है। तो वैसे में उदाहरण हो जाता है भूमध्य सागर में इटली है, वहाँ पर है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली जो है वो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, कारण कि वो हमेशा प्रज्वलित रहता है। तो वैसी स्थिति में उसको लाइट हाउस के नाम से या भूमध्य सागर में वो प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है। कौन सा? स्ट्रोम्बोली। अपने भारतवर्ष में सक्रिय ज्वालामुखी का जीता जागता उदाहरण है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बैरन द्वीप, और उसको हम लोग बाई फिगर देख लेंगे, थोड़ा सा इसको समझते चलें। तो अपने भारत में कौन सा है? बैरन। याद रखेंगे, आ जाता है क्वेश्चन में कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो भारत में भी कौन सी जगह में है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। दूसरा हम लोग देखते हैं सुषुप्त या प्रसुप्त, जिसको कहा जाए डॉर्मेंट। तो वो क्या होगा कि वैसा ज्वालामुखी जो कि सक्रिय है, कभी रहा है, लेकिन अब उसमें से कोई उद्गार नहीं हो रहा है और सालों साल, कई सालों तक वो सुषुप्त पड़ा हुआ है, कोई उसमें हलचल नहीं है, वैसी ज्वालामुखी को कहा जाता है प्रसुप्त या सुषुप्त। वैसे में उदाहरण हो जाता है जापान का फ्यूजियामा, फ्यूजियामा। और अपने भारत की बात की जाए तो अपने भारत में भी नारकोंडम जगह है, नारकोंडम। ये भी पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही पड़ता है। इसे मैं आप लोगों को मैप के थ्रू दिखा दूंगी। तो ये नारकोंडम जगह है जो भारत में है। अब आते हैं हम लोग शांत या मृत ज्वालामुखी। नाम से ही पता लग रहा है कि ये कैसा होगा? शांत ज्वालामुखी, यानी वैसा ज्वालामुखी जिसमें करीब करीब 300 साल तक कोई हलचल नहीं हुआ, किसी प्रकार का उद्गार नहीं हुआ, वैसे ज्वालामुखी को शांत या मृत ज्वालामुखी के तहत रखा जाता है। वैसे में अफ्रीका का किलिमंजारो, केनिया और म्यांमार का पोपा आ जाता है। याद रखेंगे, अफ्रीका का किलिमंजारो, केन्या और म्यांमार का पोपा। ये कैसा है? ये वैसा ज्वालामुखी है जो शांत हो चुका है, मृत हो चुका है, वैसा। अब हम लोग इसको बाई फिगर भी देख लेते हैं, तब उसके बाद उद्भेदन की आकृति के अनुसार समझें। यहाँ हम लोग फिगर में देख लेते हैं कि ये इटली का मैप है, यूरोप के इटली का मैप है, और ये जगह जो है यहाँ पर है स्ट्रोम्बोली। ठीक है, ध्यान दोगे, यूरोप महादेश में इटली ये देश है और इटली में है स्ट्रोम्बोली। ठीक है, स्ट्रोम्बोली को
भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा गया है। प्रकाश स्तंभ इसलिए क्योंकि ये कैसा है, सक्रिय है, एनी टाइम इससे ज्वाला निकलती रहती है, प्रज्वलित होती रहती है, या फिर लाइट हाउस भी कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे, अब अपने भारत में देख लेते हैं बैरन द्वीप को और नारकुंडम को। ये अपना भारतवर्ष का मैप है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है 572 द्वीपों का समूह है। अब यहाँ पर ये जगह जो है ये बैरन है। बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी के तहत आता है। अभी देख लें हम लोग नारकुंडम को। नारकुंडम भी जो है वो इसी इलाके में, नारकुंडम। अब ये दोनों ही द्वीप एक सक्रिय है और एक सुषुप्त है। अब आगे हम लोग देखते हैं उद्भेदन की आकृति के अनुसार, आकृति मीन स्थलाकृति का निर्माण कैसा कैसा हुआ उस आधार पर। तो एक निर्माण जो होता है इसके भी दो प्रकार हैं। एक पहला हो जाता है बाह्य स्थलाकृति और दूसरा हो जाता है अंतर्मुखी स्थलाकृति। इसको बहिर्मुखी भी कह सकते हैं। बहिर्मुखी स्थलाकृति या बाह्य स्थलाकृति, यह अंतर्मुखी स्थलाकृति या अंतः स्थलाकृति, एक ही चीज़ है। ये दोनों ही स्थलाकृतियाँ हम लोग ध्यान देंगे कि जब कभी भी ज्वालामुखी आएगा तो ज्वालामुखी का विस्फोट, मान लिया जाए ये अपनी धरती है, ये अपनी धरती है और निचला हिस्सा इसका जो है ये मैग्मा क्षेत्र है। इसका निचला क्षेत्र क्या हो गया, मैग्मा क्षेत्र हो गया। अब ये मैग्मा क्षेत्र जो है वो यहाँ से जब कभी भी ये निकलेगा तो क्या होगा कि ये हमारी धरती में कई लेयर्स भी हैं, भीतर ही लेयर्स भी हैं, तो उन लेयर्स में से हो करके ये गुजरेगा। मान लिया जाए यहाँ सुराग पाया, यहाँ से ये गया, तो यहाँ से जो गया तो ऊपर जा कर के क्या करेगा कि इन क्षेत्रों में ये निकलना शुरू हो गया। यहाँ से ये बना, एक पाइप बन गया, इसको भी एक नाम दिया जाता है। ये भीतर ही भीतर, ये भीतर की संरचना है और जब ये ऊपर आएगा तब जा कर के ये क्या कहलाएगा, ज्वालामुखी। जब तक ये भीतर है तब तक ये मैग्मा के नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग जाने हैं। और यही मैग्मा जब भीतर ही भीतर इन क्षेत्रों में दरारों के माध्यम से फैल जाए और फैल करके जम जाए तो वो अंतःमुखी स्थलाकृति का निर्माण करता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ से मैग्मा नली के माध्यम से ये क्रेटर से होकर के कहाँ निकला, ऊपर की ओर निकला, यानी स्थल पे आया। स्थल पे जब आया तो यहाँ पर गिर करके एक किसी भी आकृति का निर्माण करेगा, चाहे शंक्वाकार आकृति हो या फिर पठारों की स्थिति हो। अगर दरार के माध्यम से जाएगा तो यही क्या हो जाएगा, वहाँ पर पठार की स्थिति पैदा करेगा। तो इस तरह से ये दोनों ही आकृतियाँ जब बाहर दिखाई देंगी तो वो बहिर्मुखी स्थलाकृति कही जाएगी। जो आकृति बाहर निर्मित होगी उसको बहिर्मुखी स्थलाकृति, और जो अंदर ही ठंडा हो जाने से, मैग्मा के ठंडा हो जाने से जिस आकृति का निर्माण होगा वो अंतर्मुखी स्थलाकृति कही जाएगी। इस तरह ज्वालामुखी निर्माण जो होता है भीतर भी चट्टानें निर्मित होती हैं और बाहर भी। इस चीज़ को विस्तार पूर्वक हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। अब देख लें कि ज्वालामुखी का वितरण कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं ज्वालामुखी का वितरण, यानी ज्वालामुखी जो आता है पूरे विश्व में कहाँ कहाँ आता है, इसका बेल्ट क्या है। ज्वालामुखी का वितरण पहला आ जाता है परिप्रशांत मेखला। ये जो हम लोग फिगर देख पा रहे हैं ये प्रशांत महासागर का, पैसिफिक ओशियन यहाँ लिखा हुआ है, तो प्रशांत महासागर का फिगर है। इसमें ये जो पूरा यहाँ से यहाँ ये रेड वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको अग्नि मेखला के नाम से या अग्नि वलय के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हम लोग ध्यान देंगे
कि ये दक्षिण अमेरिका का एरिया है। ये एंडीज पर्वत से लेकर के ये मध्य अमेरिका, ये पूरा ये उत्तरी अमेरिका का अलास्का होते हुए यहाँ पर ये जापान वाला एरिया होते हुए इंडोनेशिया है, और ये आ जाता है न्यूजीलैंड। तो ये सारा जो एरिया बन रहा है एक रिंग टाइप का बन जा रहा है, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ये पूरे क्षेत्र में इंडोनेशिया जो जगह है यहाँ पर सबसे अधिक ज्वालामुखी विस्फोट होता है, और इस पूरे क्षेत्र में 2/3 से अधिक, करीब करीब संख्या में 400 से अधिक ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में पाया जाता है, और ये काफ़ी बृहद क्षेत्र है। दूसरा हो जाता है, याद होगा इसको हमने बताया था, ये अभिसारी प्लेट है, चूँकि ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है पूरा, और ये जो है ये इधर से हो गया यूरेशियन प्लेट और उधर से अमेरिकन प्लेट है दोनों। तो उन दोनों में क्या हो रहा है कि दोनों ही प्लेट, इधर से पैसिफिक ओशियन वाला और इधर से यूरेशियन प्लेट, और उधर से उत्तरी अमेरिकन और दक्षिणी अमेरिकन, ये दोनों ही अभिसारी क्रिया में है, इसीलिए यहाँ पर बहुत ही अधिक ज्वालामुखी का क्षेत्र बनता है। दूसरा है मध्य महाद्वीपीय, मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र। तो मध्य महाद्वीप क्षेत्र जो है, अब अगले हम लोग देखते हैं मैप में, यहाँ हम लोग ध्यान दे लें, ये पूरे विश्व का मैप है। विश्व के मैप में ये वाला दिखाई दे रहा है रिंग ऑफ फायर लिखा हुआ है, यानी यहाँ से लेकर के ये पूरा यह जो क्षेत्र है ये पूरा किस में बन जाता है, रिंग ऑफ फायर, यानी वो जो अभी अभी हम लोग बात किए प्रशांत महासागरीय क्षेत्र वाला, वो हो गया। और दूसरा जो स्थिति है यहाँ पर हमने लिखा हुआ है मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र। तो ये जो आता है वो ये यूरोप और अफ्रीका के बीच से अब ये 2 क्षेत्रों में बढ़ जाता है। एक ऊपर से आ जाता है काला सागर होते हुए, और एक आ जाता है इधर की पट्टी से ये रिफ्ट घाटी होते हुए इस अफ्रीका क्षेत्र में, और एक आ जाता है ये हिमालयन क्षेत्र होते हुए यहाँ पर, ये फिर इंडोनेशिया तक ये पहुँच जाता है। तो ये जो स्थिति आती है इसको कहा जाता है मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र। मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र में हम लोग देखें कि इंडोनेशिया से लेकर के ये हिमालय का एरिया है, तो पर्वतीय क्षेत्रों को पकड़े ये क्या होता है कि ये इटली होते हुए, ये इटली वाला इलाका है, वहाँ से होते हुए ये चली जाती है आइसलैंड द्वीप तक, और ये जो है ये 2 भागों में होकर के एक अफ्रीका वाले एरिया में आ जाता है जो रिफ्ट घाटी हुए लाल सागर होते हुए रिफ्ट घाटी तक, और एक चला जाता है ये अरबियन प्लेट की ओर से इस हिमालयन क्षेत्र में पहुंच जाता है। तो ऐसे यह जो ज्वालामुखी बेल्ट है इसमें मुख्य ज्वालामुखी हम लोग देखें कि इटली वाले सिसिली और लिपारी द्वीपों में भी होता है। तो ये जो क्षेत्र रहा महाद्वीपीय क्षेत्र, यहाँ भी ज्वालामुखी का बहुत ही सक्रिय हुआ या फिर प्रसुप्त हुआ, मृत हुआ, ये सारे बेल्ट यहाँ पर मिलते हैं। तीसरा हम लोग देखते हैं मध्य महासागरीय कटक क्षेत्र। मध्य महासागरीय कटक क्षेत्र। अब ये जो कटक क्षेत्र है वो किस जगह में तैयार होता है? तो पहला चीज़ यह हम लोग जाने कि जहाँ पर 2 प्लेटें आपस में क्या होती हैं, ये दूर जाती हैं, एक दूसरे से दूर जब होती हैं, तो वैसी स्थिति में जो यहाँ पर यह कमज़ोर क्षेत्र तैयार होता है, यहीं पर कटक का निर्माण होता है। अब भीतर से लवा का उद्गार होने लगता है और उस पर जमाव होने लगता है, होते होते ये क्षेत्र जो होता है वो उच्च भाग बन जाता है, तो इसको कटक क्षेत्र कहा जाता है। तो ये कटक क्षेत्र जो है पूरे ये एस आकार की जो आकृति यहाँ अटलांटिक में बन रही है, इस पूरे क्षेत्र में यही स्थिति आती है कि इसमें क्या हो रहा है कि विस्तारण हो रहा है, यानी एक दूसरे से अलग जा रहे हैं। अब सारी प्लेटें हैं और यहाँ से लेकर के पूरा हिंद महासागर का ये पूरा इलाका जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है या मध्य महासागरीय प्लेट, इन सब में यह जो स्थिति बनती है ये कटक का निर्माण करता है। ये कटक की लंबाई 70,000 किलोमीटर है। किसकी? मध्य महासागरीय कटक क्षेत्र की। और एक चीज़ जानकारी का बच्चों आप लोग रखेंगे कि पूरे महादेश में हम लोग देख रहे हैं कि कोई ना कोई पेटी गुजरी हुई है,
लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो मुख्य प्लेट है ये, यहाँ पर किसी भी प्रकार का ज्वालामुखीय आकृति या सक्रिय हो, सुषुप्त हो, या जो किसी भी तरह की आकृति वहाँ पर दिखाई नहीं देती है। यानी ऑस्ट्रेलिया जो है वो ज्वालामुखी क्षेत्र में नहीं आता है। आता भी है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ ज्वालामुखी नहीं आता है, तो ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि, ऑस्ट्रेलिया का ये न्यूजीलैंड एरिया नहीं, मुख्य भूमि, ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि में ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता है। इस तरह बच्चों हम लोग ज्वालामुखीयता से और ज्वालामुखी के प्रकार से और उसके वितरण से परिचित हुए। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे ज्वालामुखी का जो तीसरा रूप था कि किस प्रकार की आकृति बनती है, तो इस आकृति कैसे निर्मित होती है इसके बारे में विस्तार से हम लोग जानेंगे, जिसमें यह जान पाएंगे कि बहिर्मुखी आकृति कैसी होगी और अंतर्मुखी आकृति किस किस प्रकार की बनती है। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़िए, अध्ययनरत रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।